चैनल है आपका यूजीसी नेट स्पॉटलाइट, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए अगर आप यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं। अभी हम लोग एमपीपीएससी को टारगेट करते हुए चलेंगे यूट्यूब पे। यूपीपीएससी एंड एचपीपीएससी के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के सेशंस चल रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे आपको सब्जेक्ट के लिए पूरा का पूरा जो सब्जेक्टिव आंसर है वो लिखना होता है। एंड बाकी एमपीपीएससी के लिए यूट्यूब पे आपके लिए बैच है, राइट। और साथ ही साथ यूजीसी नेट दिसंबर के लिए भी, महाराष्ट्र सेट के लिए, राजस्थान सेट के लिए, कर्नाटका सेट होने वाला है, उन सब के लिए आपको ये क्लासेस हेल्प करने वाली हैं जिसमें हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लासेस को फॉलो करिए। शाम को 5 बजे आपके लिए क्लासेस का टाइम रखा है सो दैट हम अच्छे से 1-1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, समझे कॉन्सेप्ट को एंड फिर क्वेश्चन को पढ़ के उस पर अप्लाई करें एंड क्वेश्चन में किस तरीके से क्या चीज़ पूछी गई है उसको समझें। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन हर चीज़ को एक्यूमुलेट करके आप तक लेके आती हूँ सो दैट आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकें एंड जो आप अचीव करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से और मेरे माध्यम से मिल सके, राइट। एटम बैच है, जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन आपके लिए जो है बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो ऑनलाइन बैचेस 11 जुलाई से शुरू हो गए थे। मैं अभी आपके लिए जो है यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हुए चली हूँ। पेपर 1 में भी आपका जो है यूनिट स्टार्ट हो चुके हैं, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड पेपर 2 में बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ही वीक हुआ है तो एक वीक में आपकी 5-6 क्लासेस हुई हैं टोटल, तो उनको आप कवर कर सकते हो एंड जल्दी से जल्दी अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ ताकि बाद में बहुत बैकलॉग ना हो और बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सके। तो पेपर 1 एंड कॉमर्स के लिए अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये सारे फीचर्स आपके लिए हैं। एंड पेपर 1 कॉमर्स के अलावा 13 और सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जेआरएफ अड्डा आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग का सब्जेक्ट है अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप ओनली पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं। अगर ओनली पेपर 2 लेना है, आपने कोई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या कोई अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और पेपर 2 कॉमर्स पढ़ना चाहते हो डिटेल में, तो ओनली कॉमर्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। पूजा आंसर की आ जाएगी, है ना, मुझे भी नहीं पता, हमें लगा था कि इस टाइम तक आ जाएगी बट आई नहीं है। तो लेट्स सी कब तक आती है। बाकी आप जानते ही हो थोड़ा सा विश्वास जो है मेरा तो उठ चुका है। नीट का रिजल्ट आया है अभी, तो आपके लिए जो है यूजीसी नेट का रिजल्ट जो है वो आंसर की आएगी और उसके तुरंत बाद मुझे ऐसा लग रहा है रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा बट आई डोंट नो, अभी कुछ खास मुझे पता नहीं, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ऐसे कौन से टाइप की एफडीआई होती है जिसमें कंपनी क्या करती है, लीज और परचेज का काम करती है, मतलब या तो लीज पे लेगी या परचेज करेगी प्री एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को। एफडीआई होता क्या है, दूसरी कंट्री में जाके उनके एसेट्स में निवेश करना। अगर आप 10% तक कम से कम निवेश करते हो फिक्स्ड एसेट्स में तो एफडीआई मानी जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास अधिकार आ जाता है एसेट्स में, कंट्रोल आ जाता है उन एसेट्स का। तो यहाँ पे एफडीआई का मतलब तो समझ आ गया। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीज और परचेज की, तो इसको बोला जाता है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दो तरीके की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। एक होता है नए सिरे से काम करना, जाके वहां पे नए एसेट्स परचेज करना, वो हो जाता है ग्रीनफील्ड। एक होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें अपना शेयर डाल देना, वो कहलाता है ब्राउनफील्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगर हम एफडीआई की बात करें, एफडीआई की बहुत सारी थ्योरीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ओएलआई फ्रेमवर्क, इसको याद रखना है ना, कि किस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि एफडीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे पहले तो ओएलआई की फुल फॉर्म बता दो सारे के सारे, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। फिर उसके बाद किस तरीके से आप एंटर कर सकते हो। आपके पास गवर्नमेंट रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट होता है और मिक्सचर ऑफ बोथ होता है ना। ऑटोमेटिक रूट होता है जहां पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट रूट में परमिशन लेनी पड़ेगी। मिक्सचर में क्या है, कुछ अमाउंट कुछ लिमिट तक तो ऑटोमेटिकली आप जा सकते हो बट उसके बाद आपको गवर्नमेंट की परमिशन है जो लेनी पड़ेगी, है ना। जब कोविड की सिचुएशन हुई थी तो थोड़ी इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई थी, तो चाइना जो है वो बेनिफिट लेना चाहता था इस चीज का कि ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई कर ले, बट सरकार ने फिर क्या किया था, वहां पे लिमिटेशन लगा दी थी, गवर्नमेंट रूट से परमिट अलाउ किया था। तो वो चीज भी होती है, ऐसे डिसीजन चेंज भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास कि कैसे कैसे आप एफडीआई कर सकते हो और किस बेसिस पे आप एफडीआई करते हो। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एफडीआई, एक होती है वर्टिकल एफडीआई और एक होती है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई और एक होती है कॉन्सेंट्रिक एफडीआई। ये 4 स्टेटमेंट्स याद रखना, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ एक कंट्री में और मेरा काम है क्या, मेरी फ्लोर मिल है, फ्लावर मिल है, ठीक है। अब मेरी फ्लावर मिल है, मैंने क्या किया, मैंने दूसरी कंट्री में गई, वहां भी फ्लावर मिल स्टार्ट कर ली, तीसरी में गई, वहां भी फ्लावर मिल स्टार्ट कर ली।
एक जैसा काम अक्रॉस द कंट्रीज में कर रही हूं, वो है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। काम एक ही जैसा है हर कंट्री में। वर्टिकल एफडीआई में दो केस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड एफडीआई, एक होता है बैकवर्ड एफडीआई। फॉरवर्ड का मतलब है जो मैं काम कर रही हूं अपनी कंट्री में, अगर मैं दूसरी कंट्री में जा रही हूं वहां पे मैं एक स्टेप आगे का काम करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम फ्लावर मिल का है कंट्री में, यूएसए में, मुझे इंडिया में एफडीआई करनी है। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट कर दिया बेकरी का काम। अब मेरे को जो मैं अपनी कंट्री में फ्लावर बना रही हूँ राइट ग्रेन से, वो फ्लावर अब यूज हो रहा है बेकरी में राइट ब्रेड बनाने के लिए, वो क्या हो गया फॉरवर्ड एफडीआई। बैकवर्ड एफडीआई ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, जब हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ अपनी कंट्री में वो उसका रॉ मटेरियल मुझे दूसरी कंट्री से मिल जाएगा, एक स्टेप मैं पीछे जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, दूसरी कंट्री में जाके मैंने जो है ग्रेन्स का काम करना शुरू कर दिया, ग्रेन्स में डील करना शुरू कर दिया। अब मेरी फ्लावर मिल के लिए मुझे वो ग्रेन्स हैं जो मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉरवर्ड की बात करते हो तो आप जो काम कर रहे हो वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट बनाने में। एंड अगर हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है। ये तरीके से आप याद कर सकते हो। अब बात आती है कॉन्ग्लोमरेट की। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है कि आप बिल्कुल अनरिलेटेड चीजों में डील कर रहे हो। मेरा अपनी कंट्री में काम है फ्लावर मिल का और मैं दूसरी कंट्री में जाके शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करना शुरू कर रही हूँ। अब फ्लावर मिल और शू मैन्युफैक्चरिंग का कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ये हो गया कॉन्ग्लोमरेट, बिल्कुल अपोजिट, अनरिलेटेड। फिर आता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर 10वीं क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा या सर्कल एंड इट्स एरिया पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु जो है वो बिल्कुल बराबर हो। तो यहाँ पे इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है, तो कॉन्सेंट्रिक, यानी कि जो हमारा फोकस है ना, जो हमारा कस्टमर है वो सेम है, वो होती है कॉन्सेंट्रिक। अब मैंने एक स्टेशनरी का काम किया, किसके लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, स्टेशनरी हो गया। एक हो गया कि मैंने क्या किया, मैं उन बच्चों के लिए कोई खाने की चीज भी बना रही हूँ, एक ऐसा आउटलेट ओपन कर रही हूँ। तो दोनों के लिए मेरा जो टारगेट पॉपुलेशन है ना, दोनों काम अलग अलग हैं बट टारगेट पॉपुलेशन इज सेम, तो वो क्या कहलाता है, वो कॉन्सेंट्रिक एफडीआई कहलाता है। राइट, ये चीज आपने याद रखनी है। और एक और होता है मोटिव के बेसिस पे, जहां पे हम मार्केट एफडीआई की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो इंडिया में लोग एफडीआई क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती है पॉपुलेशन में। तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो लोग मार्केट सीख करने के लिए इंडिया में आते हैं। एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई क्या होती है, जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे या मशीनरी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा होगी कि हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा, तो दूसरे लोग आएंगे अपना काम इजी करने के लिए, वो अपनी किसी कंट्री में निवेश करेंगे, वो हमारी एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई हो जाती है। एक और होती है, मेरे माइंड से नाम स्किप हो गया, बट एनीवेज ये आपको ध्यान में रखने हैं, अलग अलग मोटिव होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो याद दिला देगी। हाँ, ओनरशिप, लोकेशन और इंटरनेशनलाइजेशन, ओएलआई, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही आपको याद करना है पेपर के लिए, इसीलिए बोलते हैं एक क्वेश्चन से 5 कंसेप्ट, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन। अब मैंने करवा दिए 5 क्वेश्चन। Which of the following are the stages of business buying process? अब कस्टमर बाइंग प्रोसेस तो हम सीख चुके हैं, नीड रिकॉग्निशन, फिर ऑल्टरनेट देखना, इंफॉर्मेशन सर्च करना, ऑल्टरनेट देखना, परचेज करना और पोस्ट परचेज करना। इनमें से कौन सी चीज आएंगी? ए और बी अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ओके, एक्सक्यूज मी। तो बिजनेस बाइंग प्रोसेस में जो सप्लायर की सिलेक्शन है ये नहीं आता, सॉरी, एक मिनट। बाइंग प्रोसेस है ना, बिजनेस बाइंग प्रोसेस है, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, ऑर्डर भी आएगा, बिजनेस है तो सप्लायर भी आना चाहिए, सी तो आएगा ही, चारों में ही है।
आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी डी सभी के सभी आएंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होगी तभी तो कुछ करेंगे। अब बिजनेस है, बिजनेस क्यों शुरू होता है? बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। अब जेआरएफ अड्डा क्यों स्टार्ट हुआ? बहुत सारे और एडटेक हैं तो थे। वाई जेआरएफ अड्डा स्टार्टेड? कि हमने सिर्फ बात ये नहीं करनी कि हमें कंपेटिटिव एग्जामिनेशन निकलवाने हैं, नहीं, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे और इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें, है ना। तो वो विजन, वो मिशन कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, लर्निंग सिस्टम में काम कर सके, ना कि एजुकेशन सिस्टम को ही बोलते रहे कि ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, क्योंकि सारे लोग उसी तरफ जा रहे थे, एजुकेशन सिस्टम ये है वो है, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होगी। देन उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन क्या है? अब कोई बिजनेस चला है तो बिजनेस में क्या नीड्स होंगी, उसके लिए ऑर्डर्स भी होंगे। ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सिलेक्शन। अब बिजनेस कर रहे हैं, मैंने जेआरएफ अड्डा तो एक एग्जांपल ले लिया। अब फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जहां पे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये तो सर्विस सेक्टर में है जेआरएफ अड्डा, तो अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं तो ऑर्डर साइज भी हमें देखना पड़ेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, कहाँ से टूल्स वगैरह मशीनरी लेंगे, कैपिटल गुड्स और हमारे जो नॉर्मल गुड्स होंगे वो हम लेंगे, वो सारी चीजें देखते हैं। फिर प्रपोजल सोलिसिटेशन। अब यहाँ पे किस प्रपोजल सोलिसिटेशन क्या है कि हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उनमें से किस चीज पे हम वर्क करेंगे, क्या बेटर पॉइंट होगा जहां पे हमें काम करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। एंड फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। आंसर जो है वो सॉरी, पोस्ट परचेज बिहेवियर नहीं आएगा, अरे यार पोस्ट परचेज बिहेवियर नहीं आएगा, ए बी सी डी ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जिन्होंने आंसर ए दिया था उनका आंसर सही है। पोस्ट परचेज बिहेवियर कंज्यूमर का होता है ना, क्योंकि सप्लायर जो है वो, या बिजनेस में हम कुछ परचेज नहीं कर रहे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, माय बैड। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ई नहीं होगा, बाकी ए बी सी और डी सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आएंगे। जो बी आंसर दे रहे थे गलत है, ए आंसर आएगा। कंज्यूमर और बिजनेस दोनों में कंफ्यूज होगी। By applying one or two tail test, we try to determine the following. वन टेल टू टेल का क्या बेनिफिट, क्या मतलब है? मुझे ये बताना, ये जो ए फिगर है और ये बी फिगर है, कौन से टेस्ट को दिखा रही है ये? अब टू टेल का मतलब क्या होता है? जो रिजेक्शन रीजन है ना वो दोनों तरफ आएगा, अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू। अल्फा क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वन टेल का मतलब क्या होता है? जो रिजेक्शन रीजन है वो एक ही तरफ आएगा। तो रिजेक्शन रीजन ऑफ रिजेक्शन इज लोकेटेड इन वन और द टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज हमें यहाँ पे पता लगती है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। हाइपोथेसिस हैज वन और टू पॉसिबल कंक्लूजन्स, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाइपोथेसिस में एक या दो कंक्लूजन क्या होंगे? कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबुलर वैल्यू को देखोगे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाओगे। टू एक्सट्रीम वैल्यूज, मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द सैंपल विच नीड टू बी रिजेक्टेड, नहीं, यहाँ पे ये चीज भी हमारे पास टू टेल और वन टेल में यहाँ पे नहीं आएगी, है ना। वन टेल टू टेल टेस्ट ये बताता है कि आपका रिजेक्शन रीजन दोनों तरफ होगा या एक तरफ होगा, ये चीज की बात हम करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक नया क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क ये तो हम पढ़ लेते हैं, है ना। उसके अलावा मैंने जो ए और बी डायग्राम बनाया था इस क्वेश्चन में, ए टू टेल टेस्ट को दिखा रहा था, बी जो है वो वन टेल टेस्ट को दिखा रहा था। डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वेरी गुड किरण, मुकेश, निधि, बिल्कुल सही। You are given with a graph with standard deviation on the horizontal axis. Standard deviation क्या होता है? Standard deviation is a measure of total risk. याद रखना, measure of total risk. और कल मैंने आपको बीटा करवाया था, जब CAPM वाले क्वेश्चन में बीटा क्या होता है?
मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, और टोटल रिस्क जो है वो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क से मिलकर बनता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिस्क में टोटल रिस्क दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे रिटर्न है और यहाँ पे रिस्क है। What will you call the line representing the portfolio that are optimally combine risk and return? तो ऑप्टिमली रिस्क और रिटर्न हमारे कंबाइन होंगे कि हमने डिफरेंट पोर्टफोलियोज में निवेश किया है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, रिटर्न को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो हमारी ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, कैपिटल मार्केट लाइन इसको बोला जाता है। बेसिकली जब आप लेके चलते हो टोटल रिस्क और उसके बेसिस पे आप अपने एफिशिएंसी लाइन बनाते हो, वो CML होती है। और जब आप सिर्फ और सिर्फ लेके चलते हैं बीटा यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क, तब आप सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मैंने लिख भी दिया है, कैपिटल मार्केट लाइन रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। और यहाँ पे हम रिस्क फ्री एसेट को लेके चलते हैं। रिस्क फ्री एसेट क्या होते हैं, वहां जहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, रिस्क ले ही नहीं रहे हैं, स्टिल रिटर्न मिल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होगी। फिर जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, मार्केट में जाते हैं रिटर्न लेने ज्यादा, उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा है जिसको हम कम नहीं कर सकते, डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अनसिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाएगा, सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो मार्केट बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। यूजीसी नेट का पेपर मुश्किल आया, सबके लिए मुश्किल है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली लो चली जाएगी। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क, इसको हम नहीं कम कर सकते। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मेरे को अकाउंट्स नहीं आता, मेरे को फाइनेंस नहीं आता, तो आपको नुकसान होगा, बाकी बच्चे तो कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो ये कहलाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसको आप खत्म कर सकते हो मेरी क्लासेस देख के, है ना, मैं अपना प्रचार भी कर देती हूँ साथ में। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन फाइनेंस दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन एसेट एंड इट्स सिस्टमेटिक रिस्क। ओनली बीटा यहाँ पे हम लेते हैं। तो हमारा जो CAPM है ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये वैल्यूएशन करता है सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी अंडर प्राइस तो नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है, क्या सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस्ड है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस्ड हो। और हम जब रिटर्न निकाल रहे थे CAPM को यूज करके, वो एक्सपेक्टेशन ही तो निकालते हैं, कितना रिस्क है, इतना मार्केट का रिटर्न है, इतना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, वो इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो फेयरली प्राइस्ड है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क दे आर अंडरटेकन, वो हम समझ सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, ओवर प्राइस हमारी सिक्योरिटी हमें दे रही है। यहाँ पे क्या है, अंडर परफॉर्मिंग, अंडर प्राइस है। यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी मार्केट लाइन में करेक्टली प्राइस होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको करेक्टली प्राइस्ड अपना रखना होता है कि करेक्टली हमारी सिक्योरिटी प्राइस्ड होनी चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तो आप खरीद लोगे, फिर आपको लगेगा अरे ये तो ज्यादा प्राइस पे खरीद लिया, 10 की चीज 100 में खरीद ली। अगर 10 की चीज 5 में होगी तो वो भी दिक्कत है, आप रिटर्न कमा सकते से ज्यादा आप नहीं कमा पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सी का 1 तो किसी में भी नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा या फोरम और कम्युनिटीज होंगी। आप देखते हो यूट्यूब पे बनते हैं JRF अड्डा फैन क्लब, वैसे आज तक बना नहीं है, बना सकते हो आप लोग। तो उसमें क्या होता है, आपने कम्युनिटी बना ली कि भाई जो लोग JRF अड्डा से पढ़ रहे हैं ना, जिनको JRF अड्डा में कुछ भी लगता है कि कुछ भी वर्थ है ना, तो वो लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, और एक चैनल बना लिया फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे, और उसको एक बंदा कंट्रोल कर रहा होगा जो उसका एडमिन होगा, बाकी जो है लोग जुड़ जाएंगे। उसमें क्या होगा, आपको जो क्लासेस हैं वो तो ऑफिशियल चैनल्स पे मिल रही हैं, राइट, उनकी क्लिप्स वगैरह जो आपको वो मिल जाती हैं, थोड़ा फन एलिमेंट भी मिल जाता है। ये क्या है, दिस इज कम्युनिटी, दिस इज फोरम। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो कहाँ पे आएगा, फोरम एंड कम्युनिटीज में आएगा। आप लोग वर्ड ऑफ माउथ को सोशल मीडिया मार्केटिंग से जोड़ रहे हो। वर्ड ऑफ माउथ, कोई कम्युनिटी, कोई फोरम, प्लेटफॉर्म, फोरम क्या होता है, प्लेटफॉर्म मिलना, मंच मिलना आपको, जहाँ पे आप अपने बारे में बता सकते हो, किसी के बारे में बता सकते हो। तो वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो C का 4 होना था, आंसर निकल जाता। बट आगे देखो, कम्युनिकेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, अपने कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी कि आपको अच्छे से बताया जा रहा है। आपको पता है जब आप 10th क्लास में थे तो एडवर्टीजमेंट का होता था, एक तो होती थी न्यूज़पेपर में जो आती है बिना डिस्प्ले के, एक होती है डिस्प्ले के साथ जो कवर पेज पे आती है।
तो डिस्प्ले के साथ अट्रैक्टिव होती हैं, विदाउट डिस्प्ले वो कॉलम बनता है टू लेट करके या रिक्वायर्ड ये फलाना ढिमकाना, वो बिना कोई डिस्प्ले की होती हैं। तो वो एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या है, जब इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से बतानी है, समझानी है, तो वहां पे आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का यूज करते हो। टू एक्सट्रैक्ट इमोशंस, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे इमोशन से तो चल रहे हैं, एक्चुअल पर्सनैलिटी कौन दिखाता है? कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, एक्चुअल रियलिटी में सारे रो रहे हैं, बट वहां पे दिख रहा है उनकी लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है। तो ये इमोशंस वाला जो खेल है ना, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। अब मैं आ जाऊं, मेरे हाथ पे चोट लग गई, बच्चों मैं तुम्हारे लिए क्लास ले रही हूँ, आप धड़ाधड़ लाइक करोगे, अरे मैम हमारे लिए इतना कर रहे हो, और मैं आऊं, बेशक मेरा कुछ भी हो रहा हो, मैं ना बताऊं, आपको लगेगा यार डेली आती है ये, तो क्या ही करना है ना, क्या ही जरूरत है लाइक करने की। तो वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इमोशन एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। और सिर्फ ये वाला नहीं, कुछ और अलग इमोशंस भी हो सकते हैं। जनरेट रिपीटेड परचेज, ये क्या होता है? ये डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है। आप जब भी कोई एक वेबसाइट पे जाते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वो, है ना, कि आपका ये नंबर है, ये प्रेफरेंस है, ऐसा लगा वैसा लगा, परचेज करके फिर आपको उसी टाइप के ऑफर्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है? वो आपका डेटा मेंटेन करते हैं, डेटा माइनिंग इसी में होता है। डेटाबेस में आपका डेटा बन गया, अब मार्केटर के पास वो चला गया, अब वो उस डेटा से, जो डेटाबेस उन्होंने तैयार किया है, उसमें से डेटा फेच करके अकॉर्डिंगली आपको वो चीजें ही प्रोवाइड करेगा जो आप परचेज करते हो। तो ये क्या है? आपको बार बार एक ही चीज दिखाई जा रही है, तो आप रिपीट करोगे ही ना, तो ये रिपीटेड परचेज के लिए होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्केटिंग में थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड चला करो, आपके लिए बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। हिमांशी अभी तो काउंटडाउन सीरीज को ही कर लो कवर, ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन ले लेना। Which of the following is a disadvantage of critical incident method of performance appraisal? आजकल ये भी तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है। इस चैनल पे तो बहुत कम जा रहे हैं मीम, है ना, जो पोल लगा रहे हैं उनको बोल दो कि मीम डाला करें, बट यस JRF अड्डा चैनल पे देखा करो मीम, क्या गजब मीम डलते हैं वहां पे। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होटल है, ठीक है, वहां पे ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो एक होता है सबको काम दिया हुआ है, आप ऑर्डर लेके आओगे, आप ऑर्डर दोगे, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें। अब एक बार हुआ क्या, बहुत सारे लोग आ गए, ऑर्डर ही नहीं अब पूरे हो रहे, है ना, बनाने वाले तो उतने ही लोग हैं। एक बंदा, उसका काम ना ऐसा है कि उसने काम कर दिया, अब वो फ्री है, अब वो जो है ना वो कुछ नहीं कर रहा, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, अब वो देखेंगे उसके सुपीरियर कि भाई किसने कैसे काम किया। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पे आप अपने काम से काम रख रहे हो, फिर आपको थोड़ी कुछ अप्रेजल ज्यादा मिलेगा, ठीक है, आपने काम किया, इट इज ओके, बट आप कंपनी के लिए क्या कर रहे हो? आपने अपना काम किया है तो वो हो गया ना कि मेरे को जितने पैसे मिल रहे हैं मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, वट आर यू डूइंग फॉर द कंपनी, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आप डाल रहे हो? और एक बंदा ऐसा जिसने अपना काम भी कर दिया और वो सबको हेल्प भी कर रहा है, वो जो लोग हैं वो गुस्सा हो रहे हैं कि हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा, ये वो, उनको शांत भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपसे ये बार्स में भी होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इसी को बोलते हैं। क्रिटिकली इंसिडेंट्स को हम एनालाइज करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे बोल रहे थे इसका डिसएडवांटेज बताओ, तो डिफिकल्ट टू रैंक और रेट एम्प्लॉइज रिलेटिव टू वन अनदर। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट में हम एक इंसिडेंट की बात करते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे हम देखते तो है कि किसने कैसा काम किया, बट एक्चुअल में आपस में जो एम्प्लॉइज है ना उनकी रिलेटिविटी नहीं हो पाती। अब जिसने अपना काम किया, ठीक है, उसने तो काम कर दिया क्योंकि उसका काम उतना ही था, अब किसी बंदे ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, किसी ने नहीं डाला, तो वहां पे आप किसको गलत बोलोगे या किस बेसिस पे आप उसको एनालाइज करोगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आप किसी को ये नहीं बोल सकते ना कि तूने अपने काम से ज्यादा क्यों नहीं काम किया,
ऑब्वियसली क्योंकि वो जॉब कर रहा है, तो अब उसने अपनी जॉब कर दी तो उसके भी आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते। तो ये थोड़ा सा जो है ये चीज रहती है, और इस मेथड में थोड़ी सब्जेक्टिविटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो इफेक्ट होता है कि आपका कोई बंदा है जो काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमेशा उसका पॉजिटिव ही स्कोर रहा है, तो अब वो वहां पे क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में वो कुछ काम कर रहा है जो कि नहीं उसने सही किया, स्टिल आप उसको मानोगे कि इसने अच्छा ही काम किया होगा। ये हेलो इफेक्ट होता है कि पॉजिटिव ट्रेड जो है उसी को हमेशा आप कैरी करते हो। संवर जो है वो सांवर, चलो जो भी है, एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ ग्रोइंग द कॉफी इन इंडिया, तो इनकम हो रही है उसको कॉफी ग्रो, क्योर, रोस्ट और ग्राउंड करके। डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट हिज इनकम विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, कितनी इनकम बिजनेस इनकम होगी। देखो यहाँ पे 4 केस हम पढ़ते हैं, है ना। 4 केस क्या है, एक कॉफी का होता है, 2 कॉफी के होते हैं, एक टी का होता है और एक रबड़ का होता है। और कॉफी और टी वाला केस जो है ना एक सेम होता है, और वहां पे रोस्टेड, ग्राउंडेड, क्योर्ड, ये सारी चीजें हैं। तो बिजनेस इनकम कितनी होगी, देखो यहाँ पे इतना सारा जो है वो काम कर रहा है, एक तो उगा रहा है, उगा के बेच दे, फिर तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा होगी, बिजनेस इनकम कम होगी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्योर कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, ग्राउंड कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास बिजनेस इनकम कितनी होने वाली है, एक सेकेंड भाई, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना सारा वो एफर्ट डाल रहा है, तो इसमें जो बिजनेस इनकम का पार्ट होगा ना वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर खाली ग्रो लिखा जाता तो 100% एग्रीकल्चर होती, खाली मैन्युफैक्चर होता या क्योर होता, ग्रो ना लिखा होता तो सारी बिजनेस इनकम होती। अब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो हम प्रोपोर्शनेटली इसको डिवाइड करते हैं। अगर सिर्फ ग्रो एंड क्योर्ड होता है तो 75% हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है, 25% हमारी बिजनेस इनकम होती है। अगर ये चारों चीजें हैं तो 60-40 हो जाता है। अगर हम बात करें रबड़ की तो 65 और 35 हो जाता है, और अगर हम बात करें टी की तो यहाँ पे भी 60 और 40 हो जाता है। तो बिजनेस इनकम हमेशा कम रहेगी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर इनकम, बट कुछ हिस्सा जो है हमारी इनकम का वो एग्रीकल्चर में जाएगा और कुछ बिजनेस में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चारों केस मैंने रिवाइज करवा दिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रूल पे बेस्ड होते हैं तो इनके रूल नंबर भी याद रख लेना, कौन सा रूल है। Which of the following factor is the process of perception, है ना। परसेप्शन ये हमारा फेवरेट काम है, लोगों को जानना नहीं है बट उनके बारे में परसेप्शन बना लेने हैं, जैसे मेरे बारे में भी बनाए थे जब मैंने ज्वाइन किया था, अभी भी बना रखे होंगे कुछ लोगों ने। तो हम सबके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है इस बंदे को लेके, हमारा क्या मानना है। एनालॉजी, टाइम, टास्क सेटिंग, एक्सपीरियंस, सोशल सेटिंग, कौन से फैक्टर हैं जब सिचुएशन बेस्ड हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, सी एंड ई, टाइम, टास्क सेटिंग और सोशल सेटिंग। अब आप किसी बंदे को मिल रहे हो और उसके एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आप उसको बोल रहे हो, आप रिलेटिव हो और आप उसके घर गए हो और आप चाहते हो कि वो आपको घुमा के लाए, बिल्कुल भी नहीं घुमा के लाएंगे हम। और फिर हमारे जो रिलेटिव पहली बार आए हैं, बड़े दूर के जानकार हैं, फिर क्या ही परसेप्शन बनाएंगे हमारा कि फलाने बंदे का बेटा तो या बेटी तो ऐसे है ना। तो टाइम भी मैटर करता है। और फिर उसके बाद टास्क सेटिंग, फॉर एग्जाम्पल आप एक काम कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, लाइक एफर्ट ज़्यादा है, फिजिकली एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं।
एंड आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो लोग सोचते हैं अरे यार इसमें तो कोई जान ही नहीं है ना, तो वो चीज़ तो उसके अकॉर्डिंग भी परसेप्शन बना लेते हैं, अगली बार से आपको वो टास्क कभी देंगे ही नहीं, बेशक आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो। सोशल सेटिंग्स, अब हम जो है सोसाइटी में घिरे हुए हैं, है ना, सोशल नॉर्म्स भी बहुत सारे हैं और सोसाइटी में हम हैं, और हम आसपास देखते हैं अपना किस तरीके का एनवायरनमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे भी कुछ नॉर्म्स बन जाते हैं, हमारी भी थिंकिंग उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाती है, तो उस बेसिस पे भी जो है परसेप्शन वहाँ पे भी अफेक्ट करता है। एक्सपीरियंस एंड एनालॉजी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। एनालॉजी क्या होता है, मेरे अंदर ये ट्रेट है, इसके अंदर भी ये ट्रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम भाई भाई हैं, है ना, तो वो चीज एनालॉजी में आ जाती है। तो ये हमारा सिचुएशन बेस्ड नहीं आएगा, एक्सपीरियंस बेस्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड इज कि आपने उस बंदे के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया है, फिर आपने उसको जाना है, तो वो यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड में नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग मेथड, ये होमवर्क में ले लो, कल हमने सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड पढ़ा था, तो प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक दो तरीके के हमारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसको आपने कवर करना है, मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है 25-20 मिनट की, उसको देख लेना अगर नहीं आता टॉपिक, और मुझे बता देना, हम डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट शीट मेरी फेवरेट, नहीं ये नहीं, इनकम स्टेटमेंट बनाती हूँ मैं सबसे ज्यादा मार्जिनल कॉस्टिंग करवाते हुए। एनालॉजीज कंपैरिजन, सिमिलैरिटी फाइंड करना, एक होती है कॉस्ट शीट, एक होती है इनकम स्टेटमेंट। जब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जब हम करते हैं वो इनकम स्टेटमेंट होती है, और एक होती है हमारी कॉस्ट शीट। करेक्ट ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, यानी कि फॉर्मेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, और ये मैनेजमेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी बार आया था। तो ये जो परफॉर्मर्स है ना, ये भी आपको याद रखना है, फॉर्मेट परफॉर्मर्स है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, है ना, तो उन्हीं को हम लेके चलते हैं क्या, फिर जाके हम कहीं सेल्स वगैरह पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल देखेंगे कितना है, कितना कंज्यूम किया, है ना, फिर सारी चीजें, फिर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, है ना, सी आंसर आएगा, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, मतलब सी सबसे पहले आएगा। फिर आगे देखो, मटेरियल कंज्यूम जब आपने कर लिया, आपने ऐड कर दिया, फिर लेबर वगैरह इसमें कुछ दिया नहीं हुआ, आपके पास आएगी प्राइम कॉस्ट। होता क्या है बेसिकली, मटेरियल, लेबर और हमारी जो एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं तीनों, इनको जोड़ के आपकी बनती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट में आप क्या करते हो, आप अपने खर्चे जोड़ते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स जिनको बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे अब, तो ये बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। ये पेपर में पहले बहुत बार आया हुआ है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन जब मैंने करवाए थे तो हमने ये बहुत अच्छे से किया था इग्निशन में। इसके बाद हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जुड़ गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़ गए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद आप वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ते हो, है ना, नेट कम करते हो, जोड़ते हो जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव और ओवरहेड्स खर्चे जोड़ते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं आपके जो जैसे लीगल फीस वगैरह हो जाती हैं, और आपके ऑफिस के खर्चे होते हैं, अभी तो फैक्ट्री के थे, अब ऑफिस के खर्चे होंगे, तो ये आप जोड़ते हैं। अरे अरे अरे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, आपके पास यहाँ पे फिर COGS निकल के आ जाती है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे गए फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसमें प्रॉफिट को जोड़ देते हो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जितना मैंने सामान बेचा उसकी लागत मेरे को कितनी पड़ी, है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने की, फिर सेल की कॉस्ट, एंड बेसिकली जो है फिर आप सेल करते हो, डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पे प्रॉफिट ही हमारा डिफरेंस निकल के आता है। CD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान दैट आइडली कम आफ्टर वन अनदर। हम बिजनेस प्लान बनाते हैं सो दैट हमारा बिजनेस अच्छे से हो सके, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
जो सी आंसर या बी आंसर दे रहे थे थोड़ा सा ध्यान दो भाई। इस क्वेश्चन को देखो, एग्जीक्यूटिव समरी, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल प्लान, है तो चारों ही, अरेंज करना है सीक्वेंस। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी होगी, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस होगा, देन उसके बाद मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन प्लान होगा, देन आप फाइनेंशियल प्लान बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो पहले ही पैसा नहीं चाहिए, पैसे से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जीक्यूटिव समरी की किस तरीके से कार्य हमारा जो है वो होगा, है ना, वो हायरार्की बनेगी। देन उसके बाद जो है आप क्या काम करोगे, वो कौन क्या काम करेगा वो चीज होगी। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्लान और बिजनेस प्लान, मैनेजमेंट प्लान बनेगा। देन उसके बाद आपका फाइनेंशियल प्लान डिसाइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लीनियर रिग्रेशन मॉडल में टोटल वेरिएशन किससे मिलके बनता है? हम आर स्क्वायर की बात करते हैं, है ना, डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोरिलेशन, फिर वेरिएशंस की बात करते हैं। तो टोटल वेरिएशन कैसे आती है? आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आपने जेआरएफ अड्डा से कोचिंग ली, आज जेआरएफ अड्डा का प्रचार बहुत ज्यादा ही हो गया, बट मेरे को एग्जाम्पल ही सारे यही याद आ रहे हैं। चलो एनीवेज, है ना, करेंगे हम तो। फिर इसके बाद आपने जो है, आपकी प्रीवियस नॉलेज बहुत ज्यादा थी, राइट, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की। ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेक्शन में हेल्प करे, राइट। हम ये देखना चाहते हैं कि जेआरएफ अड्डा से कोचिंग लेने से कितना फर्क पड़ा। ये क्या हो गया? ये हो गया कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब एक फैक्टर से क्या फर्क पड़ा वो मैं देख रही हूँ, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या आर स्क्वायर हम निकालते हैं और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन हम निकालते हैं। बाकी जो है, बाकी अदर फैक्टर्स है वो अलग अलग। अगर एक पॉइंट पे एक को लेके चल रही हूँ तो आपके पास कितना परसेंटेज फर्क पड़ा वो हम देखेंगे, एंड कंबाइनली वो एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि आपका, मैंने बोला कि जेआरएफ अड्डा से कोचिंग लेके कितना फर्क पड़ा, दैट इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। कितना फर्क पड़ा वो, और जितना फर्क पड़ा टोटल 100 में से उसको माइनस कर दो, कितना आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो आपके सामने निकल के आ जाएगी वैल्यू। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन से टोटल वेरिएशन हमारे पास यहाँ पे बनता है। ये क्या हो गया? चलो आगे देखो, इसको क्या बोलते हैं? आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और आर क्या होता है? आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो दो फैक्टर, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। और 1 माइनस आर स्क्वायर भी होता है और एक 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट भी होता है। अब ये बता दो इनको क्या बोलते हैं? 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं और 1 माइनस आर स्क्वायर के रूट को क्या बोलते हैं? अरे कोई नहीं, यही तो रियलिटी चेक है ना। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थोड़ा और फोकस करो, अगले मॉक टेस्ट में इंप्रूव कर लोगे, है ना। इंप्रूवमेंट के लिए तो ये मॉक टेस्ट लगाए हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एलिनिएशन क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट। ये कभी आया नहीं है ना। कोफिशिएंट ऑफ एलिनिएशन जो है 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट हमारा यहाँ पे बन जाता है, बस ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बतानी है। जल्दी करते हैं गाइस, थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं हम। Now our target is 15 questions in 10 minutes. प्रोजेक्ट की बात हो रही है, फाइनेंस का क्वेश्चन है। अरे यार ये हिंदी में नहीं था। चलो ये बोल रहा है टू कंपेयर द प्रोजेक्ट विच हैज डिफरेंट लाइफ स्पेन्स वी सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विद द शॉर्टर पेबैक पीरियड। सही बात है। पेबैक पीरियड क्या बोलता है कि आपके पास इतना आपका कैश आउटफ्लो हुआ और आपको इतने कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं। आप ये देखो, जब तक आपका ये पैसा पूरा हो रहा है ना तब तक आप लो, तो जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो ये बात सही है। टू
कंपेयर द प्रोजेक्ट विच हैज डिफरेंट लाइफ स्पैन्स, वी सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विद लॉन्गर पेबैक पीरियड। अरे अपोजिट वैल्यूज, अपोजिट लाइंस दे रखी थी, एक सही होगा एक गलत, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कैपिटल गियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। हिंदी में देखो, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ही रिलेटेड है, थोड़ी सी उसी टाइप में आती है। और हमारे पास जो एक आती है जो कल किया था क्वेश्चन, करंट रेशियो और क्विक रेशियो वाला, बहुत आता है पेपर में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा कैपिटल गियरिंग रेशियो होगी तो ये बताएगा कि यहाँ पे हम अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस जो है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो बिजनेस को हमें क्या कर देना चाहिए? स्लो डाउन कर देना चाहिए। तो कैपिटल गियरिंग में क्या होता है कि आपके पास क्या इतने फंड्स हैं कि आप अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको पूरा कर पाओ। फॉर्मूला बता सकता है कोई कैपिटल गियरिंग का? गियर डालने से होता क्या है? लीवरेज की बात करते हैं, गियर का मतलब बेनिफिट मिले, तो यहाँ पे कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है? हम फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट से अपना ईबीटी जो है उसको इंक्रीज करने की बात करते हैं, ईपीएस को इंक्रीज करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये रेशियो से हमें पता लगता है कि अगर कंपनी फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं पूरी कर पा रही तो उसको काम को कम कर देना चाहिए और फिर बंद भी हो जाएगा काम अगर वो ऐसी सिचुएशन में बनी रही। फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रही थी क्या होता है? सो द फॉर्मूला इज, जितना आपका डेट है या फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप डिवाइड करते हो शेयर होल्डर इक्विटी से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में आ जाएगा, अदरवाइज टाइम्स में आ जाएगा। टोटल डेट बाय शेयर होल्डर इक्विटी हम इसको लेके चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड सवाल है। ईबीआईटी बाय, अरे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है, डुग्गू टीवी, सारे यही दे रहे हैं इसका आंसर। पंकज का आंसर सही है, जानवी का आंसर भी सही है, मतलब लाइक डेट और इक्विटी, शेयर होल्डर फंड आएगा, डेट नहीं आएगा, है ना, इक्विटी लेंगे। हाँ, कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी, और आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड आप लेके चलते हो। युगनश्री ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। निधि, यू नीड टू बी फोकस्ड, ठीक है, थोड़ा कम क्लासेस देखो एंड रिवीजन पे फोकस करो। मैं देखती हूँ आप हर क्लास में होते हो, बट स्टिल अगर वो चीज वर्क नहीं कर रही है तो यू शुड स्पेंड लाइक सम टाइम विद योरसेल्फ मतलब अपनी किताबों के साथ देखो, ठीक है, उसको रिवाइज करो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो रिकॉर्डिंग से देख लिया करो और थोड़ा सा रिवीजन पे ज्यादा टाइम लगाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। बिल्कुल, हम यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल में लेके चलते हैं और फिर हम वेरिएबल से क्या फर्क पड़ रहा है उसको एनालाइज करते हैं। तभी हम क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके हम ईबीआईटी को फाइंड करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग मार्जिनल का मतलब ये होता है एडिशनल यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगेगा, तो यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल में दो भागों में बांटा जाता है अपनी टोटल कॉस्ट को। कैमल मॉडल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? अब ये कैमल जो है वो कैमल्स बन चुका है, तो इसमें 6 चीजें हैं जिसको हम मैनेज करते हैं, इनमें से क्या चीज वो नहीं है? जहां से पढ़ के नोट्स बनाया ना उन नोट्स को रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो कैमल्स में जो है क्रेडिट नहीं होता मैम, क्या होता है?
कैपिटल एडिक्वेसी होता है, कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हम निकालते हैं। तो कैमल्स मॉडल जो है ये बताता है कि जो बैंक है या क्रेडिट यूनियंस है जो आपको पैसा दे रहे हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, रिस्क कंपोनेंट कितना है, रिस्क प्रोफाइल कितना है। अब ऐसा थोड़ी ऐसे बैंक में पैसा डाल दो जो डूबने की कगार पे है, नहीं भाई, है ना। तो यहाँ पे कैमल्स मॉडल आता है। तो इसमें कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी और सेंसिटिविटी फैक्टर, इन सबको हम लेके चलते हैं। सेंसिटिविटी फैक्टर क्या है कि आपका जो मार्केट में रिस्क है उसके टुवर्ड्स आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो आप, मतलब ये जो बैंक है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 6 एरियाज को हम रेगुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कितना हेल्दी, यानी कि कितना अच्छे से स्टेबल पोजीशन पे है, कितने अच्छे से उनके एसेट्स हैं जो रीपे कर पाएंगे आपके प्रोवाइड किए गए पैसे को। वो सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं और जहां पे भी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं हर फैक्टर को एनालाइज करने के बाद। तो कैमल्स मॉडल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। कैपिटल बजटिंग वही लॉन्ग टर्म एसेट्स में निवेश करना है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन तो सबसे लास्ट में आएगा, तो डी सबसे लास्ट में आना चाहिए, इसको हटा दो। फिर उसके बाद जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को। तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो देखेंगे कितना खर्चा आ रहा है, कितना इनफ्लो होंगे। तो ए सबसे पहले आएगा जो कि सब में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स देखेंगे या हम फोरकास्ट करेंगे कैश फ्लोज। पहले फोरकास्ट करने पड़ेंगे, है ना, पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यस, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद जो है आप कैलकुलेशन करोगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, टैक्स को माइनस करोगे। देन उसके बाद जो है आप अप्लाई करोगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक, एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी लगाना है। फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था बहुत ही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनाइजेशन और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो ये बहुत बार हो चुका है, आई थिंक ये पहले भी हो चुका है। चलो एनीवेज, 1964 याद रखना, 1990 ठीक है। आईसीआईसीआई जो है ये बना था 1950 उसमें 1955 या 55 में, है ना, 1955। और एलआईसी जो है 1956 में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी से मैच कर दो, ए का 4th बनेगा और इसी से आंसर ऑप्शन नंबर निकल के आ जाएगा डी। ठीक है, आईसीआईसीआई जो है ये 1955 में बना था, एलआईसी 1956 में। और जीआईसी कब बना था, जनरल इंश्योरेंस। और एक गिबना एक्ट भी आया था, इसके बारे में भी बताना थोड़ा। जनरल इंश्योरेंस के लिए गिबना एक्ट पास हुआ था ना, 1972 में बना था क्या, 1972। हाँ जी, गिबना एक्ट जो है 1972 में आया था क्या? यस मैम, गिबना जो है 1972 में आया था। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, नेशनलाइजेशन एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। चलो आगे बढ़ो। एंटरप्रेन्योर की कौन सी क्वालिटी है जो हार्नेस करती है पावर ऑफ द रिलेशनशिप एंड पुट्स पीपल फर्स्ट एंड एनेबल देम टू टेक चैलेंजेस? अरे तुम जाओ, मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ी हूं ना, दैट इज द थिंग। जो है वो कौन सी क्वालिटी से आती है? लीडरशिप, क्रिएटिविटी, अचीवमेंट, मोटिवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल इंश्योरेंस 1938 एंड फिर गिबना एक्ट 1972 में पास हुआ था। तो मैम ये जो होता है ये होती है लीडरशिप क्वालिटी, राइट। इसमें भी जीआरएफ अड्डा को लेके आऊंगी मैं, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। हम जब नए नए आए थे कुछ नहीं आता था पढ़ाना पढ़ाना, बट फिर मैम ही थे जो हमेशा पुश करते थे। एंड उनकी एक लाइन बहुत अच्छी है, सबके साथ वो यूज करते हैं उस लाइन को कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम लुकिंग एंड आई एम होल्डिंग योर बैक, है ना। तो वो जो चीज होती है ना कि जो करना है वो करो, वो हेल्प करता है किसी को भी आगे बढ़ने में, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, लीडरशिप इज द करेक्ट आंसर। बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल अदिति मैम।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सैंपल साइज जो है वो 9 है, मीन जो है वो 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने याद रखा था वो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। मैंने बोला था स्टैंडर्ड एरर जो है वो हम फाइंड करते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन से, बट एक और फॉर्मूला जो है वो भी यूज होता है, एस बाय रूट एन। तो ये जो है ना एन क्या होता है, सैंपल साइज, एन इज सैंपल साइज, सैंपल साइज कितना है 9, इसका रूट लेंगे 3 आ जाएगा। और हमें लेना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4/3 करेंगे 1.33 इज द आंसर। देखो ये बोला था मैंने बहुत रेयर यूज होता है, बट ये भी यूज होता है स्टैंडर्ड एरर के लिए। 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन भी हम करते हैं, है ना, बट ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे याद रखना फॉर्मूलाज। और प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। गाइस करो यार, 1 शेयर करो, इतना इतना चैनल इतना रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, है ना, तो चैनल से मैसेज आया है, एक एक सारे शेयर कर दो। 66 लोग हैं तो एक कितने हो जाने चाहिए, 132, है ना, करो शेयर सारे। ये मैंने बोला था ये आपको समझाऊंगी, तो यस मैं लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा फ्लो चार्ट जिसको हम समझेंगे इसके साथ। तो ये सरकारी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको समझो। देखो हमारे पास अलग अलग ईयर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जब हम बात करते हैं, तो मेरे पास अगर मैं अब बात करूं जून 2025 में मेरे एग्जामिनेशन में क्या चीज होगी, जून 2025 में मेरा प्रीवियस ईयर जो है वो 24-25 होगा, एंड जो असेसमेंट ईयर होगा वो मेरा 25-26 होगा। तो जो हमारा फाइनेंस एक्ट आया था 2025 में, 2024 में, वो एप्लीकेबल होगा। और इसमें जो है हमारे पास 2 बार आया था फाइनेंस, एक इंटरिम बजट आया था 2 बार, फाइनेंस एक्ट पास होता है बजट में ही, तो क्योंकि इलेक्शन होने थे 2024 में तो 2 बार आया था, एक बार फेब में इंटरिम बजट और एक बार आया था जुलाई में जब सरकार बन गई थी दोबारा, मोदी सरकार है ना। तो यहाँ पे चेंजेस आए थे, और वो चेंजेस क्या थे, वो कैपिटल अकाउंट जो है ना, कैपिटल एसेट जो है, कैपिटल गेन से रिलेटेड बेसिकली चेंजेस थे, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, ये वो सारी चीजें थी। तो अब इसको जो है ना समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उनको भी समझेंगे। ये देखो ध्यान से, आई होप कि आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, मैंने अपनी पेड की जो है स्लाइड से ये लिया है स्क्रीनशॉट, पेड क्लास की स्लाइड से। चलो एनीवेज, अब यहाँ पे जो है ना इसको समझना ध्यान से कि कैसे हमारे कैपिटल गेन पे टैक्स लगते हैं। देखो वैसे क्या होता है, हमारे पास हम 5 हेड से इनकम निकालते हैं, और जो नॉर्मल रेट होता है ना उसके बेसिस पे क्या होता है, टैक्स लग जाता है। बट कैपिटल गेन में क्या है, अलग से हमारे रेट्स डिफाइंड है, और ये रेट्स में चेंजेस आए थे इस बार। तो ये रेट्स बनते कैसे हैं, पहले हम ये देखेंगे कि एसेट हमारा कैसा है। अब ऑब्वियसली कैपिटल गेन है तो कैपिटल एसेट होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, म्यूचुअल फंड है, बिजनेस ट्रस्ट है, ये टाइप की आपकी सिक्योरिटीज हैं, है ना, और आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किया है या आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड किया है, तो अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पे करना पड़ता है, वो आपने पे किया होगा। अगर आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज होगा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को कंसीडर ही नहीं किया, तो आपने एसटीटी नहीं पे किया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके से गेन होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, ये ध्यान रखना, है ना। 12 महीने तक रखा तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे 111A और 112A 2 सेक्शन आते हैं। 111 ये बोलता है अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 15% क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये हुआ करता था 2024-25 से पहले,
बट अब यहाँ पे इसको 15 से हटा के 20 बना दिया गया है। फाइनेंस ईयर हमारा जो प्रीवियस ईयर है 24-25 जो इस बार एप्लीकेबल है। फिर 112 एक ही बात करें लॉन्ग टर्म, तो पहले क्या हुआ करता था 1 लाख तक एग्जम्पशन होती थी, उसके बाद 10% का टैक्स लगता था। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई थी कि 10% का टैक्स लग रहा है, 1 लाख तक एग्जम्पशन है। बट अब इसको चेंज कर दिया, रेट हो चुका है 12.5% और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो चुकी है 1.25 लाख, कि 1.25 लाख तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं ले रहे, पर उसके बाद 12.5% लेंगे। और इंडेक्सेशन आपको अलाउड नहीं है, विड्रॉ कर लिया है इंडेक्सेशन, राइट, ये चीज है। फिर अगर आपने आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज ली है सिक्योरिटीज, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है सेक्शन 112 में। यहाँ पे बोला जाता है, पहले बोला जाता था कि विदाउट इंडेक्सेशन अगर आप चाहते हो अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करना तो 10% का टैक्स लगेगा। विद इंडेक्सेशन आप क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हो, आप जो कैपिटल गेन है, जो आपका नेट सेल कंसिडरेशन है, उसमें से ज्यादा वैल्यू को माइनस करोगे तो हम विद इंडेक्सेशन आपको कम बेनिफिट देंगे, यहाँ पे ज्यादा टैक्स आपसे लेंगे 20% के अकॉर्डिंग। अब इसको हटा के खत्म कर दिया और बोला कि हम इंडेक्सेशन को तो रिमूव कर ही रहे हैं, आपको सीधा सीधा 12.5% का टैक्स पे करना है, ये चीज आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज, तो ये एज पर द स्लैब रेट, कल हमने क्वेश्चन किया था, वहां से ये पॉइंट आएगा कि एज पर स्लैब रेट लगेगा, यहाँ पे कोई अलग से कोई टैक्स नहीं है। अगर इसके अलावा ये सिक्योरिटीज के अलावा कोई अदर एसेट है तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेक्शन 112 जैसे आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे पहले क्या होता था 20% का टैक्स लगता था। अब जो है यहाँ पे टैक्स रेट को क्या कर दिया 12.5%। तो आप देख रहे हो जो हमारा 112 सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12.5% का टैक्स रेट है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। और हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें एज पर स्लैब रेट ही टैक्स लगता है। तो जो ज्यादा खिचमिच मची हुई है ना वो वही है कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये सिक्योरिटीज को लेते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे ज्यादा रेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज सबको समझ आ गई? एवरीवन याद रखो, इसको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और याद रख लेना 115 BBF और 115 BBG जो है, इनसे अगर आपको कोई इनकम हो रही है, जैसे आपने पेटेंट को ट्रांसफर किया या आपने कार्बन क्रेडिट्स अपने ट्रांसफर किए, तो सरकार बोलती है यहाँ पे भी हम आपका टैक्स पर 10% टैक्स लगाएंगे, ठीक है। याद रख लेना ये दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्टिव परसेप्शन, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, हॉर्न इफेक्ट। हिंदी में भी देख लो भाई। स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, आप लोगों ने यूज किया होगा ये तो वर्ड, अपने घर वालों के साथ यूज कर लेते हैं हम जब हम थोड़े छोटे होते हैं। ये क्या स्टीरियोटाइप्स बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, अब चीजें बदल गई हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है कि ऐसी टेंडेंसी जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस के बेसिस पे परसेप्शन बना ले रहे हैं, है ना, ये ऐसा है, इसके ये इंटरेस्ट है, इसके ये लाइक्स डिसलाइक्स हैं, तो इस तरीके से होगा ये बंदा, तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन है, राइट। जैसे क्लास में आके मजाक नहीं किया, जैसे मैं नहीं करती थी स्टार्टिंग में, ये मैडम तो खड़ूसी होगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया। हेलो इफेक्ट जो है ये कैसे आएगा, टेंडेंसी टू ड्रॉ पॉजिटिव जर्नल इफेक्ट। एक चीज आपने देखी इसके अंदर अच्छी है तो आप हमेशा वो चीज को कंसीडर करते हो कि यार इसने ये चीज नहीं की होगी, ये तो अच्छा बच्चा है, एक बार टॉप कर लिया, 2 बार टॉप कर लिया, ये तो हर पेपर में टॉप ही करेगा, तो ये हेलो इफेक्ट है। हॉर्न इफेक्ट इसका अपोजिट होता है, नेगेटिव जर्नल इंप्रेशन की बात करता है। एक बार आपसे किसी ने तू करके बात कर ली, अरे ये तो बहुत बदतमीज है, ये तो तू करके बात करता है, इसको तो अकल ही नहीं है, ये वो, तो वो चीज क्या है, वो हॉर्न इफेक्ट में आप हमेशा उसको कभी भी कंसीडर ही नहीं करोगे कि वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। उसको कभी जब कंपटीशन होगा, है ना, कोई सेरेमनी होगी आपके कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में या ऑफिस में, उसको कभी भी चांस ही नहीं मिलेगा बेचारे को या बेचारी को। अब आगे स्टीरियोटाइपिंग आता है, किसी को जज करना अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, और जिस वो ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है, अरे ये जो है ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, इनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, हमारा बेटा या बेटी इस ग्रुप के साथ नहीं बैठेगा,
कुछ कुछ पेरेंट्स भी होते थे, पेरेंट टीचर मीटिंग में बोल के आते थे, इस ग्रुप के साथ हमारे बच्चे को नहीं बिठाना। ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप एक चीज में अच्छे हो, दूसरी चीज में कोई और अच्छा है ना। और आज जो उनसे बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज होते थे ना, वही कुछ बढ़िया क्रिएटिव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास फ्रीडम थी उस टाइम पे। और जो टॉप थे वो तो IIT नीट और ये ऐसी UGC नेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं कुछ हद तक। चलो आगे देखो, हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन की हम बात करते हैं। सी सेक्शन, अरे एक कमाल की बात है, मैंने सुना कि सेक्शन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस कि पहले A सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, B में थोड़े एवरेज होंगे, बट हमारे स्कूल में ऐसा होता ही नहीं था। हमारे स्कूल में तो जिसने पहले एडमिशन लिया वो A सेक्शन में, है ना। हमारा सेक्शन जो था लाइक C सेक्शन बना था एक, उसमें ऐसा था संस्कृत पेपर था उन बच्चों के पास, बाकी सबके पास पंजाबी था, वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना होता था, तो वो क्लास काफी इंटेलिजेंट थी। तो हमारा जो स्कूल था वो बहुत ही सही लगा मेरे को, तो इस बेसिस में हमने कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं किया, ये प्राउड डिएवियन। चलो आगे देखो, कैश फ्लो के एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये आएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, शॉर्ट टर्म है, थोड़े से टाइम के लिए डिपॉजिट कराया पैसा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंशियल में जाएगा क्या, यस मैम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मशीनरी परचेज की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे किए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका डे टू डे रूटीन का काम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं किसकी साइड हूँ किस चीज में, कॉमर्स वाले बुद्धू, अरे अब बताना उनको। आप में से कितनों ने कॉमर्स इस चक्कर में ली थी कि साइंस हमसे होनी नहीं, आर्ट्स हमने करनी नहीं, तो कॉमर्स ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री टेस्टिंग टेक्निक ऑफ मेजरिंग एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस। हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो इफेक्टिवली हम कर पाए या नहीं, है ना, इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं, तो कौन सा यहाँ पे टेस्ट होगा, पोर्टफोलियो टेस्ट, एडेड रिकॉल टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट और इंक्वायरी टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है ये हमारा पोर्टफोलियो टेस्ट जो है वो कहलाता है। देखो कैसे एडवर्टीजमेंट में पोर्टफोलियो टेस्ट होता है, ये बात करता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ लोगों का ग्रुप ले लेंगे, है ना, रिस्पोंडेंट्स का, और देखेंगे कि उनको अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप अलग अलग चीजों का। सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज है। एडवर्टीजमेंट पोर्टफोलियो मतलब हमने अलग अलग एड्स तैयार की हैं और हम ये देखेंगे कौन सी एड सबको पसंद आ रही है, ज्यादातर लोगों को पसंद आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट जो है कलेक्शन हमने की है, जो पोर्टफोलियो हमने तैयार किया है उसको हम शो करेंगे एक ग्रुप ऑफ पीपल को, और फिर उनसे जो है फीडबैक लेंगे कि कैसी लगी उनको एड। जो एड सबसे अच्छी लगी, जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल थी, वो हम मान लेंगे कि ये पोटेंशियली क्या है, इफेक्टिव है, और वो एड को हम रिलीज कर देंगे, है ना, बाकी सबके लिए। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे होता है, प्री टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रहे भाई, इतने तो सही शो हो रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा लो। 23 क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ये वाला, चलो कोई नहीं। Which is the best average used in construction of index number? जबरदस्ती दिलाई गई आपको कॉमर्स, आपको कॉमर्स दिलाई गई है, उसके डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं आप। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ये होगा ज्योमेट्रिक मीन। जब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की, ग्रोथ की, है ना, वहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। और इंडेक्स नंबर्स में हमारे पास एक बेस है, उस पे कुछ इंक्रीमेंट हुआ, उसके ऊपर कुछ इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू उसी पहले वाली वैल्यू के बेस दूसरे बेस पे दूसरी वैल्यू में चेंज आ रहा है, दूसरी वैल्यू के बेस पे तीसरी वैल्यू पे चेंज आ रहा है,
तो यहाँ पे हमारे पास या इंडेक्स नंबर्स में हम यही करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। हार्मोनिक मीन कब यूज करते हैं? जब हम रेशो लेके चलते हैं। जैसे कि हम बात करें स्पीड, तो स्पीड दो चीजों के मिक्सचर से मिलकर बनती है, एक टाइम और एक हमारा डिस्टेंस, तो वहां पे हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जहां पे बेसिकली हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज दी हुई है, जैसे मार्क्स दिए हुए हैं, है ना, हाइट दी हुई है, तो उसमें हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रही, हर वैल्यू जो है इक्वल चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही है, एक यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहां पे हम अरिथमेटिक मीन लगाते हैं, सिंपल एवरेज इसको बोलते हैं। मीडियन क्या होता है? ये एक पोजिशनल एवरेज है, जहां पे हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू को फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू, और ऐसी वैल्यू जो सबसे इक्वी डिस्टेंस हमें दिखाई दे, है ना, वो मिड वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और एक मोड होता है, वो भी पोजिशनल एवरेज होता है, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू मोड होता है। और एक होती है पार्टीशनल वैल्यूज, जो क्या होती हैं, जो डिवाइड करती है डेटा को 4 पार्ट्स में क्वार्टाइल, 10 पार्ट्स में डिसाइल और 100 पार्ट्स में परसेंटाइल, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कभी कॉमर्स में आ जाता है, कभी मैनेजमेंट में, घूम फिर के हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। क्लास कब तक चलेगी? 50 क्वेश्चन तक। कहाँ पहुंचे हैं? 26 क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी करते हैं आप, आधा घंटा और चलेगी क्लास, ठीक है? मेरे को पता है आपके पेपर 1 की क्लास शुरू हो चुकी है, बस थोड़ा सा रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सबसे पहले देखेंगे, नहीं, डिसीजन सबसे लास्ट में बनेगा, डिसीजन सबसे लास्ट में बनेगा, ये दो ऑप्शन तो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट देखेंगे, सुटेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन देखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे नल और अल्टरनेट देखेंगे, है ना। फिर उसके बेसिस पे जो है हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे हमारे पास जो है हम क्रिटिकल और एक्सेप्टेंस रीजन निकाल लेंगे। देन हम टेस्ट देखेंगे, कौन सा टेस्ट लगाएं, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, फिर उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आप सबको ऑप्शन दिखा नहीं होगा, है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट कोई नहीं, आंसर जो है मैंने बता दिया। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश किया करो प्रॉपर सीक्वेंस आप खुद ही बना दो, है ना, रादर ऑप्शन देखने के। चलो फंड के फ्लो की बात कर रहे हैं। अभी हमने कैश फ्लो का भी क्वेश्चन किया था, अब फंड फ्लो का क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फंड फ्लो, ऑप्शन दे देती हूँ, 3, 7, 18, 51, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, कैश गया, फर्नीचर आया, फंड का फ्लो हुआ। फंड का फ्लो तब होता है जब आपका करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में हो फ्लो, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट में हो, एक वैल्यू करंट है एक नॉन करंट है, तो हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्नीचर है, कैश में परचेज किया, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट्स, कैश इज अ करंट एसेट, तो यहाँ पे जो है फ्लो हो जाएगा। तो फ्लो हो जाएगा तो ए तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे ये चला गया। अब इसके बाद पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर कैश, आउटस्टैंडिंग वेजेस और हमारे पास कैश है, तो यहाँ पे फंड का फ्लो जो है नहीं होगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इश्यू ऑफ शेयर, दोनों ही नॉन करंट है, नहीं होगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हो जाएगा क्योंकि एक करंट है और एक नॉन करंट है। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा, एक साइड माइनस होगा एक साइड प्लस, दोनों ही करंट एसेट है, तो यहाँ भी कोई फ्लो नहीं होगा। ए एंड डी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने पे की हैं, तो दोनों क्या है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है, तो करंट है ना दोनों, तो यहाँ पे भी कोई क्या नहीं होगा? फ्लो नहीं होगा। एक वैल्यू नॉन करंट होनी चाहिए और एक करंट होनी चाहिए, तब ही आपका जो है फ्लो होगा। अब कोई भी वैल्यू लाइबिलिटी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकता है, बट करंट और नॉन करंट होना जरूरी है, ठीक है। नेचर जो है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट टाइम पीरियड चेंज होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए।
आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। मैकक्लेन ने किस पे एम्फेसाइज किया है एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें? हाँ, फंड फ्लो का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है मैम, वेरी गुड, जाग रहे हो। और जो बच्चे ये 51 आंसर दे रहे हैं ना भाई साहब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने तो है ही नहीं, 29 तक ही तो है ना? कहाँ जा रहे हो? 51 तो ऐसे ही बना दिया था, शगुन होता है 51 का तो। और 18 अगर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फंड फ्लो का है तो एम्प्लॉय बेनिफिट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, ये कहाँ जाएंगे? गलत बात। चलो, थ्योरी गिवन बाय मैकग्लिन एम्फेसाइज ऑन विच की फैक्टर रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये बात करते हैं अचीवमेंट की। ये इसकी तीनों वैल्यूज बता सकते हो क्या क्या है? मैकग्लिन के 3 फैक्टर्स हैं, तीनों के नाम बताओ। मोटिवेशन थ्योरी की हम बात करते हैं, है ना, उसमें भी आता है मैकग्लिन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जहां पे हम क्या करते हैं, APA, इसको इस तरीके से याद रखा हूं मैंने तो हमेशा, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलो आगे देखो, ऑशबॉर्न जो है इनको किन के फादर बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, ये तो पेपर 1 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आप JRF निकालिए इस बार। एलेक्स एफ ऑशबॉर्न इज नोन एज फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? नए आइडियाज जनरेट करना, एक ग्रुप को लेके बैठ जाओ और डिस्कशन करो और उस डिस्कशन से कुछ नई चीजें फाइंड आउट करो, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये पेपर 1 का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, टीचिंग एप्टीट्यूड का, बट ये आपके पेपर 2 में भी आ सकता है। ठीक है, हमारे पास OB जो है वो भी आता है थोड़ा बहुत, उसमें आता है। अरेंज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन प्रॉपर सीक्वेंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, है ना? तो पहले तो आपको HRM की प्रोसेस आनी चाहिए, देन उसके बाद जो उसके फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए। तो सिलेक्शन में सबसे पहले क्या होता है, आपने एप्लीकेशन दी, रिक्रूटमेंट जब आती है, भर्ती होती है ना, तो आप लोगों को लगता है 500 रिक्रूटमेंट आई है, 500 के 500 बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जितना रिक्रूटमेंट निकालते हैं ना उसका 24th हिस्सा या लगभग ऐसा कोई एक पिरामिड है जो बताता है, ये जून 23 में क्वेश्चन आया था, 24:1 बेसिस पे सिलेक्शन होता है, 24 में से एक सिलेक्शन होता है। मैराथन ही तो चल रही है ये, रैपिड। चलो आगे देखो, मैराथन हो चुकी है, बट यस एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, लाएंगे कुछ खास। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन रिव्यू होगी, जो आपने एप्लीकेशन दी होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एज पर द गिवन ऑप्शंस हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस चेक होगा, फिर उसके बाद जो है हायरिंग डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पे जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन रिव्यू होता है कि जो आपने एप्लीकेशन दिया उसको हम देखेंगे कि ये बंदा जो है हमारी पूरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ही उसको सिलेक्शन में लेके जाएंगे। फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, डिस्कशंस होंगी, GD होंगे, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगा, फिर उसका जो है मेडिकल इंटरव्यू लेने के बाद समझ जाओगे, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कर लोगे, देन आप मेडिकल एग्जामिनेशन लोगे, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर रेफरेंस चेक करोगे। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ तो रेफरेंस चेक करने का क्या फायदा? रेफरेंस से पूछोगे कि क्या सही है बंदा, ये वो, एंड फिर उसके बाद आप डिसीजन अपना बना लोगे और बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए, इको का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। इलास्टिसिटी, हाँ रेफरेंस पहले आना चाहिए वैसे, है ना, बट इन्होंने इस बेसिस पे भी ले सकते हैं कि पहले हम मेडिकल एग्जामिनेशन करा लें तो रेफरेंस, वैसे मैंने तो रेफरेंस पहले ही पढ़ा यार, हाँ सही बोल रहे हो, रेफरेंस चेक तो पहले ही होगा। DB एज पर दी ऑप्शन जाना पड़ेगा, ऑप्शन हमारे पास यही है ना, तो ये DBACE भी हो सकता था, बट ऑप्शन ही नहीं गिवन, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको चूज करेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, रेफरेंसेस पहले चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये सही बंदा है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका फिर मेडिकल करवाएंगे, तो इस बेसिस पे हाँ रेफरेंस चेक भी दोनों बेस से आप ले सकते हो। मैंने बोला ना थोड़ा सब्जेक्टिविटी रहती है, तो ये चीज को आप देखना ध्यान से। इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, 3 तरीके की इलास्टिसिटी हम देखते हैं।
है ना, और उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर देन 1, लेस देन 1, फलाना ढिमकाना, ये अलग अलग डिग्रीज होती है, आपको मैच करना है। हाँ तो देखो 1200 और 50, 1:24 हो गया, यील्ड पिरामिड इसको बोलते हैं। यस, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलता है? कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में बेस्ड अपॉन द प्राइस। इनकम में बेस्ड अपॉन द इनकम कितना चेंज आएगा, तो यहाँ पे थर्ड से मैच हो जाएगा। और यहाँ पे जो है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कहाँ पे होती है? यहाँ पे परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब है प्राइस चेंज होता रहे, हमारी डिमांड तो सेम ही रहेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि भाई प्राइस हल्का सा चेंज करो, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड जीरो हो जाती है हल्का सा प्राइस चेंज करने में भी, है ना। एक मिनट, ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, और ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, जहां पे चेंज नहीं हो रहा। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? जो एल बनेगा, ये जो है परफेक्टली इलास्टिक है। फोर्थ पॉइंट का है हमारे पास आंसर, ध्यान रखना मैंने उल्टा बता दिया। ये फोर्थ का आंसर है परफेक्टली इलास्टिक। हल्का सा प्राइस चेंज करोगे डिमांड जीरो हो जाएगी, क्योंकि लोग दूसरे बंदे पे चले जाएंगे सामान खरीदने। यहाँ पे आप प्राइस में चेंज कर लो, डिमांड पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूट ही नहीं है और कोई, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कौन सा मेथड है जो बता रहा है कि जो कम लोग होते हैं ना, रेयर लोग होते हैं, वो कंप्राइज करते हैं ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को। जो रेयर है ना, वही ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। व्रियो फ्रेमवर्क भी बोलता है हमें क्या, कि रेयर चीज जो होगी वो कंपेटिटिव एडवांटेज आपको देगी। जैसे जेआरएफ अड्डा का रेयर फीचर, जेआरएफ अड्डा को जेआरएफ अड्डा बनाता है ना। रेयर किस सेंस में, वो आप मुझे बताना। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मुझे याद आया, वेबलन वाला। तो जो हमारे वेबलन गुड्स होते हैं ना, उसमें स्नोब अपील होती है, ठीक है, याद रखना। आप लोग सही बोल रहे थे, वेरी गुड। विच मेथड ऑफ एचआरए, तो ये बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक चीज को हम साइडलाइन कर रहे हैं दूसरी चीज को लेने के लिए, तो हम अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास थी एक ऑप्शन की, उसको छोड़ रहे हैं दूसरी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो ऑप्शन है, आप पीएचडी करो या आप टीचिंग करो। आपने पीएचडी को स्किप कर दिया, टीचिंग आप कर रहे हो, तो ये क्या है? जो आपने पीएचडी वाला ऑप्शन छोड़ा है ना, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और उसकी वजह से उसको हटा के आप जो है एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर रहे हो, जो कि टीचिंग है। ऐसे अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, आप पीएचडी को चूज कर रहे हो टीचिंग छोड़ के, कुछ भी हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है, बैंकिंग का है ये। जेआरएफ अड्डा जॉब अचीवमेंट, अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है अगर आप जेआरएफ अड्डा से जुड़ो, नॉट जस्ट पढ़ो, मतलब जुड़ जाओ, पार्ट बनो उसका किसी भी वे में, तो यू विल बी एबल टू गेट जॉब। दिस इज ग्रेट, अगर आप ऐसा मानते हो तो नाइस। सही बात तो सही है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है। शायद 4 साल पहले मेरे पास भी नहीं था इतना कॉन्फिडेंस, बट मुझे इस तैयारी से, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके वो चीज़ें बहुत सीखने को मिली। ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा कर देते हैं इसको जूम इन जूम आउट। पेपर 1 के PYQs हैं मेरे पास, मैंने जेआरएफ अड्डा से ली है। वो PYQs इनफ है क्या? जी बिल्कुल इनफ है, 6 साल के PYQs हैं। चलिए आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, नाइस। तो यहाँ पे हमारे पास है NISIET, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। ये क्या काम करते हैं? ये ट्रेनिंग रिसर्च की बात करते हैं। ट्रेनिंग की बात हो रही है, मैच द कॉलम कर लो, मैचिंग मैचिंग खेल लो। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, आजकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं ना, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लाए गए हैं। तो यस, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंगेज्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये है सप्लाई ऑफ मशीनरी, मार्केटिंग असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मशीनरी वगैरह की, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आपकी मार्केटिंग करने में हम हेल्प करेंगे, जिससे आप अच्छा काम करो और आपकी मार्केटिंग होगी तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी। इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है ये आपको क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री के लिए सर्विसेज देता है कि किस तरीके से आप बेटर इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, है ना, डिजाइन एंड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। चलो आगे देखो, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन से लेबर लॉज हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं? हमारे पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंपनीज एक्ट, फिर हमारे पास है थोड़ा सा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं उसमें कम्यूटेड पेंशन निकालने में, है ना, और ग्रेचुटी का प्रोविजन भी होता है हमारा सेक्शन 1010। वर्कमैन कंपेंसेशन जो है ये हम कलेक्टिव बार्गेनिंग में थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहो, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी होता है ना, कंपेंसेशन मैनेजमेंट वगैरह के पॉइंट होते हैं, उसमें ये चीज आ जाती है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये इंश्योरेंस से रिलेट करता है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ईयर याद रखना और कौन सा एक्ट है वो याद रखना। कंपनीज एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया किरण। So the answer for this question is option number C only, A, C और D। अब यहाँ पे लेबर लॉस का कंपनीज एक्ट से क्या लेना देना, इसके बारे में तो कुछ है ही नहीं। ई को एलिमिनेट करना था, ई को एलिमिनेट करोगे दो ऑप्शन तो चले गए। अब सी डी ए और ए सी डी है, ये क्या हो गया, ये तो दोनों सेम ही हो गए, तो यहाँ पे आई थिंक ई आना था, है ना, तो यहाँ पे सी डी ई आएगा, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ए सी डी बनेगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की बात है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक सेकेंड, सोशल सिक्योरिटी में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं आएगा, सोशल सिक्योरिटी में रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा, ठीक है, और वर्कमैन कंपेंसेशन आएगा। यस, ए सी डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की। इसका मतलब क्या है कि अब जो पर्सन काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है, बट अगर इन केस कुछ ऐसा हादसा हो जाए वो काम ना कर पाए, तो अब तो आप उसको कंपेंसेट करो, भाई आपके लिए काम किया है उसने। ग्रेचुटी भी क्या होता है, आप एक वो होता है ना, एक ग्रेटिट्यूड फील करते हो एक एम्प्लॉय के लिए जिसने बहुत टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, क्योंकि ग्रेचुटी बेनिफिट मिलता ही तब है जब आप लगातार 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, है ना, तो लॉन्ग टर्म लोग 10-10, 20-20 साल तक काम करते हैं, तो वो ग्रेचुटी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है, और 20 लाख की अमाउंट होती है इसकी मैक्सिमम ग्रेचुटी की, जो आपको डिडक्शन मिलती है टैक्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है और वर्कमैन कंपेंसेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी है, इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये जो मैंने अभी टॉपिक्स करवाए थे पिछले से पिछले हफ्ते, उसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक यही करवाया था, फाइनेंसिंग कंपनी नॉन फाइनेंसिंग के लिए कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे जाती है ना, डिविडेंड और इंटरेस्ट के केस में। तो फाइनेंसिंग कंपनी है, डिविडेंड मिल रहा है इसको 50,000 रुपए, जिसमें किस चीज के लिए, इसने इन्वेस्टमेंट की थी दूसरी कंपनी के शेयर में, जैसे जेआरएफ अड्डा ने क्लास 24 के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया मान लो, तो अब यहाँ पे क्या है, उनको डिविडेंड मिलेगा क्योंकि शेयर्स में निवेश किया है। अब जेआरएफ अड्डा एक फाइनेंसिंग कंपनी है ना, मान लेते हैं, तो उसको जो डिविडेंड मिल रहा है वो क्या बनेगा, वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा मैम, क्योंकि उसका तो काम ही है शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट करना, है ना। बट अगर हम बात करते हैं हमने किसी और कंपनी के इन्वेस्टमेंट, किसी और कंपनी के शेयर्स में निवेश किया है, तो हमारे लिए वो क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। बट अगर हम फाइनेंसिंग कंसर्न है तो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाती है। फाइनेंसिंग कंपनी लिखा था, कीवर्ड को पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। चलो अगर डिविडेंड पे होता तो वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेशक आप फाइनेंसिंग कंसर्न हो या नॉन फाइनेंसिंग हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरे आप शेयर में इन्वेस्ट करो, बट फाइनेंसिंग कंपनी की बात हो रही है ना, डिविडेंड मिल रहा है तो रिसीव्ड है ना, अगर पे करते तो फाइनेंसिंग होता। ऑपरेटिंग कंसर्न है, और सॉरी फाइनेंसिंग कंसर्न है, नॉन फाइनेंसिंग होता तो इन्वेस्टिंग होता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग बनेगा क्योंकि उनका रेगुलर काम है ये, अगर नॉन फाइनेंसिंग होता तो बनता। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें बताना था हेजिंग और मैचिंग अप्रोच हम कब यूज करेंगे फाइनेंसिंग की। तो यहाँ पे होता क्या, जब हम हेजिंग और मैचिंग अप्रोच यानी कि
हम क्या करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा पैसा लेके चल रहे हैं ना बहुत कम पैसा लेके चल रहे हैं, बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश अपने पास होल्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, बैलेंस शीट में यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को बोलते हैं, यहाँ पे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट होते हैं। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो पैसा है करंट एसेट में वो नॉन करंट लाइबिलिटीज से लेके चलते हैं। तो अगर मैं नॉन करंट से भी लेके चलूं, करंट से भी लेके चलूं, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए यहाँ पे बन जाएगा हेजिंग। तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो हम फिक्स एसेट्स के लिए यूज कर रहे हैं, और जो हमारे पास परमानेंट करंट एसेट्स हमारे होंगे उसके लिए भी हम लॉन्ग टर्म को यूज कर रहे हैं, मतलब करंट नॉन करंट लाइबिलिटी को। बट जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उनके लिए हम करंट लाइबिलिटी को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो करंट एसेट्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म फंड से भी और शॉर्ट टर्म फंड से भी क्या होते हैं, फाइनेंस्ड होते हैं। तो हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करूं अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए या करंट एसेट्स के लिए या हमारे जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, तो कंजर्वेटिव अप्रोच होगी। और अगर मैं करंट लाइबिलिटी को ही यूज करूं या शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज करूं अपने परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो हमारी एग्रेसिव अप्रोच होगी। ये ध्यान से तीनों चीज याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, एचआरए की एग्जम्पशन कब अलाउ होती है, एचआरए सेक्शन 1013A, राइट। और साथ ही साथ डिडक्शन होती है 80GG। अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा तो आप डिडक्शन ले सकते हो, डिडक्शन ले रहे हो तो एचआरए नहीं मिलेगा। मैंने क्लास में करवाते हुए ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसका जिक्र किया था, और वो इस क्वेश्चन में है। तो जिनको पता है वो तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगर आपका रेंट पेड जो है 10% ऑफ सैलरी से भी कम होता है, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, एचआरए रिसीव्ड, एक होता है 40% ऑफ योर सैलरी, और तीसरा पॉइंट क्या होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इनमें से जो कम है ना, विच एवर इज लोअर, वो आपकी डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, आप बोल सकते हो। अगर मेरा रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी से भी कम है, यानी कि सैलरी मान लो 10,000 आ रही है और रेंट पेड 9,000 है, तो मतलब यहाँ पे आ गया माइनस का 1000, माइनस का मतलब जीरो ही लेंगे। तो विच एवर इज लोअर, जीरो सबसे कम है तो हमें कोई डिडक्शन ही नहीं मिलती, एचआरए की एग्जम्पशन ही नहीं मिलती। तो अगर आपका रेंट पेड 10% से कम है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सीधा सीधा ध्यान रखना, पेपर में अगर ऐसा आ जाए तो सीधा नील लगा देना आंसर। एम्प्लॉय जो है अपने खुद के घर में रह रहा तो भी नहीं मिलती, किराए के घर पे रहना पड़ेगा। एम्प्लॉय जो अपने रिलेटिव के घर पे रह रहा, रेंट नहीं पे कर रहा, तो भी एचआरए नहीं मिलेगा, रेंट पे करना है ना। और जब एम्प्लॉय अपने वाइफ के घर में रह रहा है बट वो रेगुलरली रेंट पे कर रहा है, तो यहाँ पे एचआरए मिल जाएगा। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू स्टेटमेंट a type of conditioning in which expected voluntary behavior leads to reward or avoidance of punishment। very very important, मोटिवेशन की थ्योरीज में ही आता है ये भी, है ना, और ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है। हमारे पास दो होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किन्होंने दी थी, बीएफ स्किनर और पेवलोव ने, है ना। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है या क्लासिकल। वो डॉग वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बेल बजती है, डॉग आ जाता है ना। तो बेल बजा रहे हैं तो डॉग को लगता है खाना आ गया, और एक बार खाना होता नहीं है। और एक होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहां पे रैट वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रैट को हम बुद्धू नहीं बना सकते। लीगल की मैराथन अवेलेबल है सृष्टि, यार आप पूछ रहे हो। आंसर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं वैसा काम करूंगी, अगर पनिशमेंट मिलेगी तो मैं उसको अवॉइड करूंगी, है ना। अगर मुझे मम्मी ने बोला ये काम करना है तो आपको ये चीज मिलेगी, तो भाई रिवॉर्ड मिलेगा, करेंगे। नहीं किया तो शिकायत करेंगे आपकी, तो फिर आप वो काम नहीं करते हो। बचपन का डर, है ना, एक जगह होती है, एक रूम होता है जो लॉक होता है, या एक छोटी सी जगह होती है, फिर डरा डरा के खाना खिलाया जाता है बच्चों को कि नहीं तो भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो आगे देखो, ऑपरेंट बीएफ स्किनर है, क्लासिकल पेवलोव है। वेरी गुड, इवान पेवलोव, यस।
चलो ये क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इंडिकेट द करेक्ट कोड। ट्रू पूछा है मैंने, ठीक है। 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। ये 6:30 बजे 6 बजे आधी जनता भाग जाती है पेपर 1 की क्लास में। हम पेपर 2 तो कर लेंगे, पेपर 1 करना जरूरी है। चलो यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ना वो हमारी करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 19 सेक्शन जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यहाँ पे जो है बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोवर्जन। अरे सेक्शन 19 थोड़ी है कोवर्जन का, सेक्शन 16 है ना। अच्छा नहीं, ठीक है। कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोवर्जन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, सबकी बात कर रहा है। एंड द अग्रीमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बात जो है वो सही है बिल्कुल। अ मेयर थ्रेट टू प्रोसिक्यूट अ मैन और फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोवर्जन। सिर्फ डराना ये जो है ये क्या है, ये कोवर्जन में नहीं इंक्लूड होगा। चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एक्सेट्रा इज नॉट कोवर्जन, सही बात है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोवर्जन, ये बात सही है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये काम कर दो, तो ये क्या है, ये कोवर्जन में आता है। और सिर्फ थ्रेट देना कि ऐसा कर देंगे, है ना, अगर आपने काली पहाड़ी के पीछे आके ये सामान हमें इतने पैसे नहीं दिए तो हम किडनैप कर लेंगे आपके बच्चे को, ये वो, तो वो जो है ये क्या होता है, ये कोवर्जन नहीं होता है। राइट, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, 15 जो है वो होता है हमारा कोवर्जन का, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड का, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन का, फिर 20 से 22 हमारे पास आते हैं मिस्टेक के लिए। चलो ये क्वेश्चन एक अच्छा है, ये आपका होमवर्क है, आप पढ़ के आओगे सारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। विल डिस्कस दिस टुमारो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ये आखिरी क्वेश्चन है। Almost all insurance other than life and personal accidental insurance are contract of indemnity. Contract of indemnity क्या होता है, भरपाई की जाती है जब, है ना, लॉस की। Contract of indemnity में भी इधर expressed और implied। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट बेस्ड आपको यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारे पास बात दोनों सही कर रहे हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, क्या इस वजह से ऐसा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस को हम इंडेमनिटी का इंश्योरेंस नहीं बोलते? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडेमनिटी में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि लाइफ को आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, लाइफ को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, कि कितने पैसे की हमारी लाइफ है, लाइफ इज प्रीशियस। तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।